हेलो व्यूअर्स। तो आज से हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं एंड दिस सीरीज इज़ डिवोटेड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ दोज स्कूल्स जिनका अभी क्लास 11 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आने वाले 5-7 दिन में 10 दिन में होने वाला है। तो हम क्लास 11 के सिलेबस के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज़ करेंगे और डेली इस पर मेरी कोशिश रहेगी कि 1 या 2 वीडियोज़ आपके साथ में शेयर करूं। यहाँ पर हम थ्योरी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आपने ऑलरेडी ये पढ़ रखे होंगे, तो इनको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन मॉड्यूल की तरह आप ट्रीट करेंगे। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर आपसे जो सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है, सबसे फंडामेंटल बात जो आपको ध्यान रखनी है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको हम x से डिनोट कर लेते हैं, कहीं कहीं पर हम इसको s से भी डिनोट करते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास आता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हम v से दिखा देते हैं और v जो होता है ये dx/dt हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये हमें बता देता है कि कोई चीज़ किसी डायरेक्शन में कितनी तेज़ी से जा रही है। और वेलोसिटी के बाद जो चीज़ आती है वो हो जाती है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम a से दिखा देते हैं। तो a जो होता है वो dv/dt हो जाता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन ये बताता है कि वेलोसिटी कितनी तेज़ी से बदल रही है। तो अगर कोई चीज़ की स्पीड बढ़ रही है या स्पीड कम हो रही है या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में बदलाव हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। अगर मुझे x दिया हो, डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी, फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा। यहाँ पर आप डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ भी आप डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमें एक्सेलरेशन से वापस वेलोसिटी की तरफ जाना हो तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है और वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो आगे जाने का तरीका है डिफरेंशिएशन, पीछे आने का तरीका है इंटीग्रेशन। तो हम यहाँ ऐसा लिख सकते हैं, अभी मैंने लिखा था v = dx/dt और यहाँ पर इसी से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx = इंटीग्रेशन ऑफ vdt। तो dx का इंटीग्रल करेंगे तो x आ जाएगा और यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर देंगे विद इन प्रॉपर लिमिट्स। मान लीजिए t1 से t2 तक, तो हमको वेलोसिटी और टाइम के फंक्शन अगर दिए हुए हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है दैट इज dv/dt, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dv = इंटीग्रेशन ऑफ adt t1 से t2। dv का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लिमिट्स होंगी। मान लीजिए u और v हैं, तो ये सॉल्व होकर के v - u आ जाता है, यानी कि ये हमें चेंज इन वेलोसिटी बता देता है। t1 टाइम पर वेलोसिटी u थी और t2 टाइम पर वेलोसिटी v थी। तो अगर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा t1 से t2 तक वेलोसिटी में कितना चेंज
हुआ है। अब आ जाती हैं यहाँ पर मोशन। हमारे पास दो तरीके का है, एक को हम कह देते हैं यूनिफॉर्म मोशन और एक को हम कह देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो यूनिफॉर्म मोशन है इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और एक्सेलरेशन ज़ीरो रहता है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है और एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होता है। अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पर ए की वैल्यू कांस्टेंट होगी, ज़ीरो नहीं है लेकिन कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम कह दें कि अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने यहाँ दे दिया आपको 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर हम कह रहे हैं द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार इज चेंजिंग, अभी वो 1 था, थोड़ी देर बाद 2 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 12 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 8 हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं 3, 9th में भी पढ़ते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन केवल और केवल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में ही लगाई जा सकती हैं। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर हमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज़ करना पड़ता है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है जिससे सारे काम हो जाते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसी से आप सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ तक की बात आप अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एक आपको एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देखकर रिवीजन कर रहे हों तो आप अपनी कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठें और जो जो चीज़ आप पढ़ते जा रहे हैं उसे साथ साथ नोट करते चले जाएं। अब यहाँ एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि ये जो 3 इक्वेशंस मैंने लिखी हैं इनको डेराइव करके दिखाइए। तो यहाँ पर हमें ग्राफ का पता होना चाहिए। दो हमारे पास ग्राफ हैं, एक होता है एक्स टी ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और एक होता है वी टी ग्राफ जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप से हमें मिलेगी वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। और यहाँ अगर हम एरिया की कैलकुलेशन करते हैं तो उससे हमें कोई भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और अगर हम यहाँ पर एरिया निकालते हैं तो हमें मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो कभी कभी तो इतना ही क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या एरिया ऑफ अ वीटी ग्राफ। तो आप इसको सीधे सीधे बता सकते हैं। और जब हम इन ग्राफ्स के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हमें इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या ज़ीरो है या वेरिएबल है। तो हमें जो अभी इक्वेशन डेराइव करनी है 3, उसको हम वीटी ग्राफ से डेराइव करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेरिवेशन of equations of motion for uniform acceleration। क्योंकि वो जो 3 इक्वेशंस हमने लिखी थी
वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही अप्लाई होती है। ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नॉन यूनिफॉर्म कैटेगरी का मोशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर वीटी ग्राफ बनाना है, किसका? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। तो ये ध्यान रखेंगे कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए कि हमारा जो ग्राफ है वो ऐसा हो, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। ये इसके लिए है, ये इसके लिए। यहाँ पर दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कहलाएगा। ये भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं टाइम के साथ वेलोसिटी कम होती चली जा रही है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी लिख दिया जाता है। और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो, अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो फिर ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आ जाएगा, और इसका मतलब है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। तो हम सिर्फ ग्राफ देख करके ही बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। अब हम वापस से डेरिवेशन पे आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐसा कह दिया कि भाई अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो a है। अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका मतलब है कि इसका जो स्लोप होगा, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर ये वीटी ग्राफ है तो वीटी ग्राफ यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप से हमें एक्सेलरेशन की जानकारी मिल जाती है, और स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। सपोज दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज M एंड दिस पॉइंट इज N। तो ये जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी को दिखा रहा है, और यहाँ पर आते आते हमारी जो वेलोसिटी है वो हो गई है v, और यहाँ पर टाइम ज़ीरो है। यहाँ तक आते आते जो टाइम हो गया है वो हो गया है t, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम t से दिखा सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा वो v ही हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं। स्लोप का मतलब टेन थीटा है, तो टेन थीटा एक्सेलरेशन हो जाता है। आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। अब अगर मैं इस फिगर के हिसाब से देखूं तो ये हो जाएगा MQ अपॉन PQ। अगर मैं ट्राइंगल PMQ ले रहा हूं तो ट्राइंगल PMQ में परपेंडिकुलर की वैल्यू MQ है और बेस की वैल्यू PQ है। तो ये एक्सेलरेशन हो जाता है। अब अगर आप MQ को देखें तो MQ को आप लिख सकते हैं MN माइनस QN अपॉन PQ। अब MN की वैल्यू तो V है और QN की वैल्यू OP के बराबर होगी, तो वो U हो जाएगी, और PQ की वैल्यू ON के बराबर हो जाएगी, तो वो T हो जाएगी, और यहाँ आ जाएगा A। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो V माइनस U बराबर AT या V इक्वल्स टू U प्लस AT। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाती है। अब हम इसके बाद में सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में आपको पता है इक्वेशन क्या है, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। S वहाँ पर क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट दिखाता है।
तो सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी है। तो मैं फिर से वही फिगर बना देता हूं। ये वही हमारा वीटी ग्राफ है जो ऊपर बनाया था हमने, और यहाँ हमने ओ लिखा था, यहाँ पी लिखा था, यहाँ हमने क्यू लिखा था, यहाँ एम लिख दिया था, यहाँ एन लिख दिया था, और यहाँ तक आते आते हमारी जो वेलोसिटी थी वो वी हो गई थी। इधर हमारा जो टाइम था वो टी हो गया था, और इधर जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो यू हो गई थी। ये पी पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, और इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, अगर मैं इस पॉइंट को कुछ और नाम दे देता हूँ, सपोज़ इसको मैं नाम बी दे देता हूँ, तो बी पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो वी हो चुकी है। तो एरिया से डिस्प्लेसमेंट आता है, ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। एरिया इज डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एक्स से दिखाते हैं, लेकिन पॉपुलरली इस इक्वेशन में हम एस से दिखाएंगे, तो फिलहाल मैं एस लिख देता हूँ। तो हमें एरिया कौन सा लेना है? हमें लेना है एरिया ऑफ ओ पी एम एन। इसकी वैल्यू एस के बराबर आनी चाहिए। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसका एरिया निकालोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ पी क्यू एन। तो ये दोनों जब आप ऐड कर देंगे तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यहाँ पर अब एरिया निकालने के लिए हाफ ऑफ ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, और ये जो नीचे रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया हो जाता है ओ पी इंटू ओ एन। सो दिस इज इक्वल टू एस। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ डाल देते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है? पी क्यू की वैल्यू है टी, वो ओ एन के बराबर हो जाएगी। और एम क्यू की वैल्यू क्या है? वी माइनस यू, प्लस ओ पी की वैल्यू क्या है? यू, और ओ एन की वैल्यू क्या है? टी। तो हमें इक्वेशन चाहिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी यहाँ आ चुका है, यहाँ पर हमें हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए, तो ये वाले टर्म के बदले क्या आ जाना चाहिए? ए टी आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देंगे बाई इक्वेशन 1 जो हमने ऊपर लिखी थी, क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो अगर ये चीज़ हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वो जो मैंने राइट में लिखा है s, उसे लेफ़्ट साइड में लिख लेता हूँ। यू टी को पहले लिख लेते हैं, एडिशन में किसी को भी आगे पीछे लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाफ ऑफ टी, और v माइनस यू के बदले हम लगा देते हैं ए टी। तो अपने पास आंसर आ गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। अब थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं? थर्ड इक्वेशन के लिए हम फिर से थर्ड इक्वेशन को, अगर आप याद है आपको, तो थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यानी कि उसमें टाइम का टर्म नहीं है और डिस्प्लेसमेंट का टर्म है। तो हमें यहाँ पर ऐसी एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो लेकिन टाइम ना हो। तो ये हम कैसे करेंगे? इसको भी हम इसी ग्राफ से सॉल्व कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर वही जो पहले बनाया हुआ था ग्राफ, ओ पी क्यू एम एन, इधर हमने बता दिया था कि ये टी है, इधर हमने बता दिया था कि ये यू है, और यहाँ पर जो वैल्यू थी इस पॉइंट को मैंने बी नाम दे दिया था, और यहाँ पर जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो वी हो चुकी है। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ पी एम एन, इसका हमें एरिया चाहिए। अब ये ट्रेपीजियम है एक, और ट्रेपीजियम के एरिया को हम लिख देते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो यहाँ पर S इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ट्रेपीजियम की पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? एक तो है OP और एक है NM, और इनके बीच की दूरी कितनी है? वो है ON। अब OP की वैल्यू क्या है? OP की वैल्यू है U, और MN की वैल्यू क्या है? तो MN की वैल्यू है V, और ON की वैल्यू क्या है? T। अब T हमें चाहिए नहीं, इस इक्वेशन में T आता ही नहीं है, तो हमें इस T को यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? हमने ये पढ़ा हुआ है V इक्वल टू U प्लस AT होता है, तो V माइनस U इक्वल टू AT हो जाएगा। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट काम कर देता हूँ, A को नीचे लिख के T यहाँ लिख देता हूँ। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है हम यहाँ कर देंगे, और जब आप इसको यहाँ कर देते हैं तो ये बन जाता है S इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मैं इसको V प्लस यू लिख देता हूँ, U प्लस V को V प्लस यू लिख दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और T की जगह आ जाएगा V माइनस यू अपॉन A। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसके अपॉन में 1 लिख लीजिए, जो ये नीचे इसके अपॉन में भी 1 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा 2AS और इधर आ जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी कि आपके पास रिजल्ट आ गया V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS, या फिर V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो ये सारी इक्वेशंस डेराइव हो जाती हैं आपकी। So this is how you can derive all these three equations just by using VT graph. हम इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड CBSE के अनुसार सिलेबस में नहीं है। तो आपको अगर ये दिया जाता है क्वेश्चन तो आप इसे ग्राफिकली ही करें, आसान भी हो जाता है इससे और आराम से हो जाता है। तो ये हमारा एक टॉपिक हो जाता है। उसके बाद इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो अभी मैं केवल थ्योरी टॉपिक्स को ही लेकर के चल रहा हूं, तो क्वेश्चंस अभी हम नहीं ले रहे हैं। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं वेक्टर्स पर, मोशन इन अ प्लेन जैसे हम कहते हैं। यहीं पर मैं एक बात ऐड कर देना चाहता हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो भी 1 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का केस है। उदाहरण के लिए एक बॉल है, अगर हम इसे ऊपर की ओर उछाल रहे हैं, या एक बॉल को हम ऊपर से ड्रॉप कर दे रहे हैं, या हमने एक बॉल को ऊपर उछाला, वो पहले ऊपर जाती है और बाद में लौट करके नीचे आ जाती है, तो ये सारे के सारे केसेस जो हैं इसमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है, और यहाँ पर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जी लिया जाता है। जी की वैल्यू आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। कैलकुलेशन करते समय इजी कैलकुलेशन के लिए हम कभी कभी इसको 10 भी ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया है 10 है फिर तो 10 ही ले लीजिए, अदरवाइज आपके ऊपर है कि आप 9.8 से करेंगे या 10 से करेंगे। साइन का ज़रूर ध्यान रखिएगा, यानी कि इन द लाइट ऑफ दिस, ये जो हमारी तीनों इक्वेशंस थी, V इक्वल टू यू प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो इसको जब आप ग्रेविटी वाले केसेस में लगाएंगे, बॉल को ऊपर उछाला, बॉल नीचे आ रही है, या ड्रॉप कर दिया गया है बॉल को, तो वहाँ पर आप A के बदले G लिखेंगे। अब यहाँ पर प्लस लेना है या माइनस लेना है, ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना होता है। हालांकि मैं जो मेथड फॉलो करता हूँ उसमें मैं जी का साइन हमेशा माइनस लेकर के कैलकुलेशन कर देता हूँ। अब वो थोड़ा डिटेल्ड वीडियो बनेगा उस पर, तब आपको समझा पाऊँगा, बाकी आप अपने हिसाब से चलें, अदरवाइज कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो अब हम आ जाते हैं सीधे वेक्टर्स पर। तो वेक्टर्स क्या होता है? Those physical quantities which have magnitude as well as direction and require special laws for their addition and subtraction or follow vector algebra।
आर कॉल्ड वेक्टर। तो वेक्टर कौन से होते हैं? जिनमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी और वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करेंगे। तो ये तीनों क्वालिटीज होंगी तब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होती है, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। डिस्टेंस स्केलर है, यहां ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस, स्पीड, ये स्केलर्स है और ये सब वेक्टर्स है। फोर्स इज अ वेक्टर, एनर्जी इज अ स्केलर। इसके बाद वेक्टर्स को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है। तो किसी वेक्टर को दिखाने के लिए हम एक एरो यूज़ कर लेते हैं ज्योमेट्रिकली, और इस एरो की जो लेंथ होती है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए होती है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है और ईस्ट डायरेक्शन में है, 20 मीटर ईस्ट, तो हमने सबसे पहले तो ये दिखा देना है भाई हम इधर ईस्ट मान रहे हैं, इधर वेस्ट मान रहे हैं, इधर नॉर्थ मान रहे हैं, इधर साउथ मान रहे हैं। फिर हमने मान लीजिए स्केल लिख लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर, ऐसा हमने इमेजिन कर लिया। तो विद दीज टू एजम्पशंस मैं एक लाइन बनाऊंगा जिसमें मैं एक एरो बना दूंगा। एरो इधर इसलिए बनाया है क्योंकि ईस्ट इस तरफ माना गया है, और क्योंकि 1 सेंटीमीटर 4 मीटर के बराबर है, मुझे जो वेक्टर गिवन है वो 20 मीटर का है, तो मुझे यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये सिंपल सा तरीका है। अब अगर ये 20 मीटर पर सेकंड होता तो मैं लिख देता 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। अब आप कह सकते हैं सर आपने 4 माना, अगर मैं 5 मान लूँ तो बिल्कुल सही है, बट इन दैट केस आपकी ये लाइन जो होगी वो 4 सेंटीमीटर की बनेगी। एक बच्चा कहता है सर मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर मानता हूँ, तो वो 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर मैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर मानता हूँ, तो वो 2 ही सेंटीमीटर की लाइन बनाएगा। बस, तो इस तरीके से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब इसके बाद आ जाता है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जिसको हम ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, ये दो अलग अलग लॉ हैं। हालांकि मोर और लेस दोनों का आउटकम सेम है, लेकिन अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है। तो हम यहाँ लिख देते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इफ two vectors are shown by magnitude and shown by two sides of a triangle taken in order, their resultant is given by third side of that triangle taken in opposite order। तो ये सिंपल सा लॉ है, इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। कभी कभी यही आता है कि स्टेट ट्राइंगल लॉ।
फिर इसके बाद हम यहाँ इसकी फिगर बना देते हैं। ये हमारा मान लीजिए पहला वेक्टर है, लेट अस डिनोटेड बाई ए। ये हमारा दूसरा वेक्टर है, लेट अस डिनोटेड बाई बी। और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, लेट अस डिनोटेड बाई आर। तो ये आर इक्वल टू ए प्लस बी। तो आप ये देख सकते हैं कि जब मैं ए से बी की तरफ गया हूँ तो मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं बी से ए की आर की तरफ आ रहा हूँ जो कि तीसरा साइड है, तो मैं ए से दूसरे डायरेक्शन में चला हूँ जो कि क्लॉक अपोजिट डायरेक्शन मानी जाएगी। इधर से हम इधर जा रहे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है। तो वो टेकन इन अपोजिट ऑर्डर हो गया, इसीलिए हम कह रहे हैं कि टेकन इन अपोजिट ऑर्डर है। तो यहाँ पर अगर हम ए की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई नेम दिस वर्टेक्स एज ओ एंड दिस वर्टेक्स एज पी एंड दिस वर्टेक्स एज क्यू। तो जब मैं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कहता हूँ तो उसका मतलब ओ पी से होगा। इसको हम सिंपली ए भी लिख देते हैं, बिना एरो के लिख दिया, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। इसी तरीके से अगर मैं बी लिखता हूँ या मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखता हूँ तो ये पी क्यू हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं आर लिखता हूँ तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर हो जाएगा जो कि ओ क्यू होगा। और अगर मैं पूछूं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में कितना एंगल है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो ये वाला एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। जब हेड टू टेल जॉइनिंग होती है तो एक्सटीरियर एंगल को लिया जाता है। और अगर टेल टू टेल जॉइनिंग हो रही है जैसे कि यहाँ हो रही है, अगर मैं पूछ लूँ ए और आर के बीच में कितना एंगल है, तो ये वाला एंगल लिया जाएगा जो कि इंटीरियर एंगल है फाई। अगर मैं पूछ लूँ कि आर और बी के बीच में कितना एंगल है, तो वहाँ हेड टू हेड जॉइनिंग हो रही है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल लिया जाएगा, मान लेते हैं ये एंगल है अल्फा। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो आंसर है थीटा। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड आर, आंसर है फाई। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड आर, देन एंगल इज अल्फा। तो अगर टेल टू टेल जॉइनिंग है इंटीरियर एंगल लेंगे, हेड टू हेड जॉइनिंग है इंटीरियर एंगल लेंगे, और हेड टू टेल जॉइनिंग है तो एक्सटीरियर एंगल ले लेंगे इन केस ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें ये जानना है कि अगर मुझे दो वेक्टर दे दिए गए हैं और मैं उनका रिजल्टेंट फाइंड करना चाहता हूँ तो क्या आएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का, यानी कि अगर मुझे ए गिवन हो, बी गिवन हो और थीटा गिवन हो तो मैं आर की कैलकुलेशन कर लूँगा। लेकिन आर भी एक वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो हम ए से कितने एंगल पर आर है यही निकाल लेंगे। ऊपर अगर आप फिगर देखते हैं तो ए और आर के बीच का जो एंगल है वो मैंने फाई माना हुआ है, तो फाई के लिए भी हम फॉर्मूला निकालते हैं। तो हमारे पास आ जाता है tan फाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको प्रूव करने के लिए दिए जाते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं स्टेट एंड प्रूव ट्राइंगल लॉ, तो आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे, फिगर बनाएंगे और उसके बाद ये दोनों प्रूव करेंगे। आई होप इसका प्रूव आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो बता दूंगा कैसे किया जाता है। दिस इज़ वेरी इजी, सिंपल जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम है वही लगानी होती है और आराम से डेरिवेशन हो जाता है। लेकिन दोनों रिजल्ट निकाले जाते हैं। अगर वो क्वेश्चन में कह रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, फिर आप इसको न निकालिए, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद बात आ जाती है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की। तो अगर हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट कर रहे हैं, तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मोशन इन अ प्लेन पर फोकस कर रहे हैं।
तो अगर ये मेरा x एक्सेस है, ये मेरा y एक्सेस है, तो ये मेरा xy प्लेन कहलाएगा। और मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ कोई एक वेक्टर है जो हमें गिवन है। मान लीजिए कि ये हमारा वेक्टर है, से दिस इज अवर वेक्टर, वेक्टर ए। अब अगर इस वेक्टर को हम यहाँ से थीटा एंगल पर मान लेते हैं, तो इस वेक्टर का कितना असर x एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। कितना असर y एक्सिस की डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो सिंपल सा तरीका होता है, हम यहाँ से एक लाइन इधर ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन इधर ड्रॉ कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर्स हैं दोनों। तो ये जो है OP, इसको मैं सपोज OR कह देता हूँ और इसको OQ कह देता हूँ। तो हमारा वेक्टर A जो है वो वेक्टर OR हो गया, और ये जो वेक्टर OP है ये होगा x कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर A। x एक्सिस की डायरेक्शन में है तो x कंपोनेंट हो गया। इसी तरीके से जो हमारा वेक्टर OQ होगा ये कहलाएगा y कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर A। तो अगर मुझे इन्हें निकालना है तो सिंपल सा तरीका हो जाएगा, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि OP अपॉन OR। अब OP कितना है, OP को हम लिख लेते हैं AX, मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A। और OR कितना है, वो है हमारा A, और ये हो गया cos थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, AX इक्वल टू A cos थीटा। तो अगर मुझे वेक्टर का x कंपोनेंट निकालना है तो वो A cos थीटा होगा। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जिस तरफ एंगल होगा उस तरफ का कंपोनेंट cos में लिखा जाएगा। यहाँ पर एंगल x एक्सिस के साथ बताया गया है तो x कंपोनेंट cos में होगा। जिधर एंगल नहीं बताया है वो कंपोनेंट y कंपोनेंट हो गया, वो साइन में लिखा जाएगा। तो अगर मुझे वो लिखना होता तो हम यहाँ लिख सकते थे साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो हो जाएगा PR अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, PR अपॉन OR। तो PR की वैल्यू OQ के बराबर होगी, उसको मैं AY कह देता हूँ। यहाँ पर ये हमारा AX है और ये हमारा AY है। तो ये हो जाएगा AY अपॉन A और ये आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, AY इक्वल टू A साइन थीटा। तो किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट हमें पता चल जाते हैं कि कैसे पता चलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि मेरे पास एक फोर्स लगाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स वेक्टर होता है। मान लीजिए मैं कह रहा हूँ फोर्स 10 न्यूटन का है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि भैया इसका x कंपोनेंट कितना होगा और इसका y कंपोनेंट कितना होगा। तो आपको ये एंगल सपोज हमने दे रखा है कि 30 डिग्री है, तो आप ये कह सकते हैं इधर जो कंपोनेंट आएगा वो होगा 10 cos 30 और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा 10 sin 30। तो 10 cos 30 का मतलब कितना हो गया, वो x कंपोनेंट है। तो 10 cos 30 और cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये 5√3 आ जाएगा न्यूटन। और इसी तरीके से अगर मुझे AY बताना है तो वो हो जाएगा 10 sin 30। sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये 5 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मैं 10 न्यूटन के वेक्टर को अगर तोड़ देता हूँ, स्प्लिट कर देता हूँ, तो इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक जो कि x एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, एक जो कि y एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। x एक्सिस की डायरेक्शन वाला पार्ट 5√3 है और y एक्सिस की डायरेक्शन वाला पार्ट 5 है। तो इन दोनों को जब हम वापस से ऐड करेंगे तो फिर 10 आना चाहिए, क्योंकि 10 को तोड़ करके ये दो हिस्से बने थे, तो इनको जोड़ करके भी 10 आना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर 5√3 जो होता है
ये तो अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटू 1.7 यानी 8.5 हो गया। और इसमें अगर मैं 5 ऐड कर रहा हूँ, इसका मतलब इसमें 5 ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा आंसर तो 13.5 आएगा, 10 तो नहीं आएगा। तो ये जो आप कर रहे हैं ये स्केलर एडिशन है, नॉर्मल एडिशन कर दिया आपने। और ये वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर को ऐड करने के लिए नॉर्मल एडिशन के रूल्स नहीं अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर की मैंने शुरू में ही बताया था कि डेफिनेशन के अंदर तीनों चीज़ें आती हैं। उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसमें डायरेक्शन होना चाहिए, और वो वेक्टर अलजेब्रा के अनुसार ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो हम इसको सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते। अब आपको अगर ये वेक्टर में ऐड करके देखना है तो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला क्या था? वो था r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर a जो है वो तो ax लिया जा रहा है, जिसकी वैल्यू हमने कहा कि 5√3 है। b जो है वो ay लिया जा रहा है, जिसकी वैल्यू 5 है। और ax x एक्सेस के अलोंग है और ay y एक्सेस के अलोंग है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? तो इनके बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। और हमें ये याद रखना है कि cos ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है। तो अगर मुझे r निकालना है तो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल दूंगा 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5√3 इंटू 5 इंटू कॉस 90 जो कि 0 है। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और मेरे पास क्या रह जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3, तो ये 75 हो गया और ये 25 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये अंडर रूट 100 आ गया विच इज 10। तो ये इस प्रकार का एडिशन रूल है जिसमें कि 5√3 और 5 ऐड होकर के 10 आ जा रहा है। लेकिन ये तभी 10 आ रहे हैं जब इनके बीच का एंगल 90 है। अगर इनके बीच का एंगल 30 होता तो आंसर कुछ और आता, तब cos 30 लिखते आप वहाँ पर, जो कि 0 नहीं है। अगर 60 होगा तो आंसर कुछ और आएगा। तो यानी कि अगर मैं आपसे ये कह दूं, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है एमसीक्यू में, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देयर इज़ अ वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड 3 है, और देयर इज़ अ वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो अगर इन दो वेक्टर्स को हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हमारा आंसर 10 आ सकता है? तो आंसर है नहीं आ सकता। ये ध्यान रखिए कि जब भी आप ए और बी वेक्टर्स जोड़ते हैं तो आपके जो ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो दोनों के मैग्नीट्यूड्स का सम होगी मैक्सिमम, यानी कि 3 + 5 वो 8 हो सकती है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी ए प्लस बी की, तो वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगी जो कि है 2। तो ए और बी को ऐड करने पर जितने भी आंसर पॉसिबल हैं, चाहे थीटा कुछ भी हो, वो 2 से लेकर के और 8 के बीच में ही रहेंगे। हमने आपको दिया कि क्या इनको ऐड करके 10 आ सकता है, आंसर है नहीं। अगर मैं पूछूं क्या इनको ऐड करके 6 आ सकता है, हाँ। क्या इनको ऐड करके 4 आ सकता है, हाँ। क्या इनको ऐड करके 7.3 आ सकता है, हाँ। ऑल वैल्यूज बिटवीन 2 and 8 आर पॉसिबल इंक्लूडिंग दीज 2 वैल्यूज। ऑल वैल्यूज बियॉन्ड दिस लिमिट, तो 2 से छोटा और 8 से बड़ा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, तो ये आप बिना कैलकुलेशन के लिख सकते हैं। ये मैक्सिमम कब आता है? जबकि थीटा 0 डिग्री होता है। और ये मिनिमम कब आता है? जबकि थीटा 180 डिग्री होता है। तो थीटा 0 होने का मतलब क्या है? थीटा 0 होने का मतलब है कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये तो हो गया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। और अगर हम कहें कि ए और बी 180 डिग्री पर हैं, इसका क्या मतलब है? तो ए इस डायरेक्शन में काम कर रहा है और बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऐसे।
तो ये 180 डिग्री हो गया। सो दिस इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट है वो केवल यहाँ से यहाँ तक रह जाएगा, और यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो इसमें ये ऐड हो जाते हैं और इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर हम वेक्टर पैरेलल दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ इन दो वेक्टर्स में कितना एंगल है, तो 0 डिग्री है। और अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो कितना एंगल है, 180 डिग्री है। और अगर मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, सपोज मैंने कहा ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो कितना एंगल है, तो ये टेल टू टेल जॉइनिंग है, तो ये वाला एंगल ले लिया जाएगा, ये भी 180 डिग्री है, थीटा। तो दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट मिनिमम कब आएगा, जब उनमें 180 डिग्री का एंगल होगा। मैक्सिमम कब आएगा, जब उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। और अगर उनके बीच का एंगल 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, तो जो आंसर होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में रहेगा। तो वेक्टर की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। वेक्टर का हमने ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया। पैरेललोग्राम लॉ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एज अ होमवर्क। अगर आपको समझ में आ जाता है अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है कमेंट कीजिएगा, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए। अब वेक्टर के कंपोनेंट को लिखने का एक तरीका भी है। जैसा मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया, तो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन था। इसका हमने एक्स कंपोनेंट निकाला, इसका हमने वाई कंपोनेंट निकाला। तो इसका जो एक्स कंपोनेंट आ रहा था वो आ रहा था 5√3, और इसका जो वाई कंपोनेंट आ रहा था वो आ रहा था 5। तो अब अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर मैं कहूं कि a इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, तो क्या ये सही है? आंसर है नहीं, ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि 5√3 + 5 करने पर 10 नहीं आएगा। अब अगर मैं कह रहा हूं कि वेक्टर a इक्वल टू ए एक्स वैक्टर प्लस ए वाई वैक्टर, क्या ये सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अब हम इन्हें ऑर्डिनरी अलजेब्रा से नहीं जोड़ रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा से जोड़ रहे हैं। फॉर्मूला लगेगा √(ax² + ay² + 2ax ay cos थीटा, और यहाँ थीटा लिया जाएगा 90, क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस की बात हो रही है जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये गलत है और ये सही है। तो अगर मेरे पास में किसी वेक्टर को इस तरीके से दिया जाए, तो मैं अगर यहाँ पर आपसे कहूँ कि इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसके लिए एक नोटेशन और है, a इक्वल टू 5√3 आई कैप। ये आई कैप कहलाता है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस 5 × जे कैप। तो ये हमारे वेक्टर का आई जे के नोटेशन कहलाता है, कि मैंने यहाँ लिया नहीं है क्योंकि वो जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ केवल एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। तो किसी भी वेक्टर को आई जे के की नोटेशन में भी लिखा जा सकता है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आई हैव अ वेक्टर, सपोज मैंने कह दिया एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू 2i + 3j है। इसका मतलब है वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 2 है और वाई कंपोनेंट 3 है। तो इसका जो x कंपोनेंट है दैट इज़ 2, और जो y कंपोनेंट है दैट इज़ 3। अगर मैं पूछ लूँ इसका z कंपोनेंट क्या है, तो क्योंकि यहाँ पर k का टर्म है ही नहीं, तो आप 0 k कैप मान लेंगे, तो आप लिख देंगे इसका z कंपोनेंट 0 है। यानी कि इस वेक्टर का z एक्सिस के अलोंग कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जो भी असर पड़ेगा x और y में पड़ेगा। तो आई जे के में अगर कोई वेक्टर दे दिया जाता है तो हम उसे कैसे एनालाइज करते हैं, इसको फटाफट समझ लेते हैं। तो हमने मान लीजिए आपको आई जे के नोटेशन को समझने के लिए 2-3 बातें बता रहा हूँ, ये आपके बहुत यूज़फुल रहेंगी आई जे के वाले क्वेश्चंस में। मान लीजिए कि हमने आपसे कह दिया कि कोई वेक्टर है आर। अब मैं यहाँ आई जे के तीनों लिख रहा हूँ, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में जे और के भी दे दिया जाता है, किसी में आई और के भी दे दिया जाता है। तो अगर मैं किसी वेक्टर को ऐसे लिख रहा हूँ,
तो x कॉम्पोनेंट ऑफ r कितना होगा, वो हो जाएगा a। y कॉम्पोनेंट ऑफ r कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा b। और z कॉम्पोनेंट ऑफ r कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा c। अगर मैं पूछ लेता हूं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड सिंपली आप निकाल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। ये हमारे वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर मैं पूछता हूं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर आर, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वेक्टर आर, तो अगर ये एंगल हम अल्फा मान रहे हैं तो ये एंगल होगा कॉस इनवर्स ऑफ ए अपॉन आर, और इसी को आप लिख सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर। इसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं एंगल बिटवीन वाई एक्सिस एंड आर, तो अगर मैं उसको बीटा मान ले रहा हूं तो वो कॉस इनवर्स बी अपॉन आर हो जाएगा, और इसको आप कॉस बीटा बराबर बी अपॉन आर भी लिख सकते हैं। और इसी तरीके से एंगल बिटवीन जेड एक्सिस एंड आर, उसको अगर मैं गामा से डिनोट कर दूं तो कॉस इनवर्स सी अपॉन आर हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस गामा इक्वल टू सी अपॉन आर। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे आपने पढ़ा है ना ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री आता है, ऐसे ही यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू हमेशा 1 आता है फॉर एनी वेक्टर। अब यहाँ आपको थोड़ा परेशान करने के लिए हम पूछ सकते हैं कि वेक्टर के लिए अगर उसके एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल अल्फा बीटा गामा हैं तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कई बार, और बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर कॉस होता तो हम कर लेते, उसमें साइन पूछ लिया गया था। 10th क्लास के अनुसार आपने पढ़ा हुआ है वहाँ पर कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि अगर मुझे कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू लिखनी है तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर बीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दीजिए, और कॉस स्क्वायर गामा को 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख दीजिए। तो ये भी 1 आना चाहिए। अब अगर मैं इन ब्रैकेट्स को खोल देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 3, उधर वाले 1 को इधर शिफ्ट कर देता हूँ, -1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो मेरे पास आ गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ओके, तो जस्ट एक एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपसे कह देता हूं कि एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। तो अगर मैं पूछूं कि इसका x कंपोनेंट कितना है तो 3 हो गया, y कंपोनेंट कितना है 2 हो गया, z कंपोनेंट कितना है वो -5 हो गया। अगर मैं पूछ लूँ इसका मैग्नीट्यूड बता दो जी कितना है, तो वो √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर
प्लस -5 का स्क्वायर, ये ध्यान रखना -5 का स्क्वायर होगा। तो 9 + 4 13 + 25 √38, ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब अगर मैं पूछता हूँ कि ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, तो बताया था अल्फा बराबर कॉस इनवर्स A/R। ये हमारा A है, एक्स कंपोनेंट ही A होता है, वाई कंपोनेंट ही B होता है और Z कंपोनेंट ही C होता है। तो यहाँ आप लिख देंगे 3/√38। अगर मैं पूछ लूँ वाई एक्सिस से कितना एंगल है, तो कॉस इनवर्स 2/√38। और अगर मैं पूछ लूँ जेड एक्सिस से कितना एंगल है, तो वो गामा हो जाएगा कॉस इनवर्स -5/√38। अब आप कहेंगे सर ये तो अजीब से आंसर हैं। तो ये कोई जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ जो आप जिसकी टेबल याद करते हैं वो नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेट हो सकते हैं। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि दिस इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ पॉजिटिव, ये क्योंकि अंदर ब्रैकेट में नेगेटिव लिखा हुआ है, तो ये जो तीसरा वाला गामा एंगल होगा ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर कॉस अल्फा पॉजिटिव है तो 0 और 90 के बीच में होगा, और अगर वो नेगेटिव है तो फिर वो 90 से बड़ा होगा। 270 से 360 के बीच में भी पॉजिटिव ही होता है। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो कंपोनेंट आपने कर लिए, कंपोनेंट आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं, विच इज प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन ए प्लेन के दो एग्जाम्पल हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन ले लेते हैं हम, और दूसरा सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्किल वाला नहीं। हालांकि वर्टिकल सर्किल भी एक प्लेन में ही होता है, बट हम फिलहाल उसको यहाँ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है वो। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन और सर्कुलर मोशन आप दोनों लिख सकते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन अ प्लेन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके पास में सपोज कर लीजिए कि नीरज चोपड़ा भागते हुआ है और उन्होंने भाला फेंक दिया, तो उनका भाला ऐसे जाएगा। आप ग्राउंड में खड़े थे, फुटबॉल रखी थी, लात मार दी, वो ऐसे ही जाएगी। क्रिकेट खेलते हुए आपने बॉल को शॉट मारा, बॉल ऐसे ही जाएगी। तो ये जो पाथ है ये पैराबोलिक पाथ है। और ये जो मोशन होता है ये पैराबोलिक मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हो क्या रहा है, जब आपकी बॉल या जो भी चीज़ है, जेवलिन है या व्हाटएवर इट इज़, जब वो इधर से इधर जा रहा है तो आप ये देखते हैं कि वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, और आप ये देखते हैं कि वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा है x = 5 और यहाँ पर लिखा है x = 10, यहाँ पर लिखा है y = 2 और यहाँ लिखा है y = 6। तो आप ये कह सकते हैं कि जब ये प्रोजेक्टाइल A से B पर गया तो ये x डायरेक्शन में तो 5 आगे बढ़ गया, 5 से 10 हो गया, तो 5 आगे बढ़ गया, और y डायरेक्शन में ये 2 से 6 यानी कि 4 ही आगे बढ़ा। तो ये दोनों डायरेक्शन में एक साथ चल रहा है, चल तो ये इस रास्ते पे रहा है, बट इट इज मूविंग इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली, थोड़ा एक्स में थोड़ा वाई में। ऐसे ही मान लीजिए किसी समय पे यहाँ था, इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर था 25 और थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ गया, इमेजिन कीजिए ये था 32, और यहाँ पर जो वैल्यू थी वो मान लेते हैं है 12, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 1.8। तो आप ये कहेंगे कि सर जब ये यहाँ था तो 25 पे था और यहाँ था तो 32 पे था, यानी कि अगर इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D नाम दे रहे हैं
तो सी से डी जाने में ये 7 मीटर आगे बढ़ा है, लेकिन ये वाई एक्सिस में कहाँ से कहाँ आ गया है, 12 से 1.8 पे आ गया है। तो ये वाई एक्सिस में नीचे की तरफ आ रहा है, तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहाँ पर ये 2 डायरेक्शन में एक साथ चल रहा है, इसीलिए हम इसको मोशन इन अ प्लेन बोल रहे हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की मैंने। अब एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को करते समय आपको मैं कुछ बेसिक बातें बता देता हूं जो हर प्रोजेक्टाइल मोशन में आपके लिए काम करेंगी। मैं फिगर को थोड़ा क्लियर कर देता हूं जिससे कि समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो हमने ऐसा मान लिया कि भाई यहाँ से हम एक प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं और वो ऐसे जाके इधर आ जाता है। प्रोजेक्टाइल का ये तो हाईएस्ट पॉइंट हो गया। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती है। अक्सर दिमाग में ये आता है हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो है, तो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे ज़ीरो नहीं है अगर हमने उसे वर्टिकली नहीं फेंका है। तो ये हमने किस एंगल पे फेंका है, नीरज चोपड़ा साहब ने भाला फेंका तो उनके भाला फेंकने की जो डायरेक्शन थी वो ये थी। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो भाला इसी डायरेक्शन में चलता चला जाता और अंतरिक्ष में पहुंच जाता। और यहाँ अगर हम पूछते हैं कि भाई इसका एंगल कितना है, तो ये इसका एंगल हो गया, सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस वेलोसिटी इज यू। तो इसका इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, यू कॉस थीटा। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा, यू साइन थीटा। तो इसको हम एक्स कंपोनेंट बोल देते हैं और इसको हम वाई कंपोनेंट बोल देते हैं। ठीक है जी। तो प्रोजेक्टाइल को जब हम इस तरह से छोड़ते हैं तो ये इसके पाथ पर हमने कोई एक जनरल पॉइंट मान लिया है, सपोज दिस इज द पॉइंट, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम कह रहे हैं कि एक्स कॉमा वाई है। इसका सिंपल मतलब ये है कि इधर जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज एक्स, और इधर जो डिस्टेंस कवर हुआ है दैट इज वाई, तभी हम एक्स कॉमा वाई बोलेंगे। तो सपोज दिस पॉइंट इज ओ, दिस पॉइंट इज पी, और ओ से पी तक जाने का जो टाइम है वो टी है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में फिलहाल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन थीटा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा ज़ीरो होता है जब तक कि कोई विशेष स्थिति ना बताई जाए, इट विल ऑलवेज बी जीरो। वाई कंपोनेंट का जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा जी होगा और डाउनवर्ड ही होगा, चाहे प्रोजेक्टाइल ऊपर की ओर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो। ये 1 मार्कर या एमसीक्यू में पूछा जाने वाला सवाल भी है। सपोज हमारे हाथ में एक बॉल है, हमने उसे वर्टिकली अब छोड़ दिया है या उछाल दिया है, तो हम पूछते हैं कि जब ये बॉल ऊपर जा रही है तो इसका एक्सेलरेशन किधर है, और जब नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन किधर है। तो आंसर है ऊपर जाते समय भी इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है और नीचे आते समय भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। ग्रेविटी की वजह से ही तो वो एक्सेलरेशन है। क्या नाम है उसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी बॉल को हमेशा अट्रैक्ट कर रही है, नीचे की तरफ ही खींच रही है, इसीलिए ऊपर जाते समय बॉल स्लो हो रही है। अगर मैं एक बॉल को सीधे ऊपर उछाल देता हूं तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, ज़ीरो होगी। क्यों होगी ज़ीरो, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे की ओर पुल कर रही थी, तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव था,
तो वो एक्चुअली रिटार्ड कर रही है ऊपर जाते समय, और जब ऊपर से नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो बस इतना अगर हमने ध्यान रख लिया तो हम प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, डेरिवेशन भी कर सकते हैं, सब बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर निकालना है, क्वेश्चन आ जाता है शो दैट पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, तो हमें ये प्रूव करना है। तो हमने कहा कि इन गोइंग फ्रॉम ओ टू पी, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस अगर हम देखें तो हम वहाँ लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो रहा है, वो एक्स हो रहा है, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा है, टाइम की वैल्यू टी है, और ए एक्स मैंने आपको बता दिया 0 है, तो ये सिंपली हमारे पास यू टी कॉस थीटा आ गया। और यहाँ से आप लिख सकते हैं t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब y डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग, यहाँ पर मैं लिख सकता था इस बात को भी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस एक्स है और डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस वाई है। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया y, यू वाई की जगह आ गया यू साइन थीटा, t की जगह हम t की वैल्यू डाल देते हैं x अपॉन यू कॉस थीटा प्लस हाफ ऑफ ए वाई की जगह हम रख देंगे माइनस जी। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ली जाती है। ये लिख भी देना चाहिए करते समय, ध्यान रहेगा आपको भी और चेक करने वाले को भी। और यहाँ पर आ जाएगा x अपॉन यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो ये वाला u और ये वाला u तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y इक्वल टू आ गया x टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। So this is the equation of path followed by the projectile. अब इस इक्वेशन के अंदर जो x की पावर है वो 2 है मैक्सिमम, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। तो what is the maximum power of x in the equation? 2. What is the maximum power of y in the equation? 1. दो ही वेरिएबल हैं हमारे पास x एंड y। तो अगर दो वेरिएबल की इक्वेशन हो और एक पावर 1 और एक पावर 2 हो तो वो हमेशा पैराबोला होता है। ठीक है, तो दैट इज वाई वी से पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। अब इसको ट्रेजेक्ट्री भी बोल देते हैं। तो कई बार बच्चे नहीं उस टर्म पे ध्यान देते हैं, सर वो ट्रेजेक्ट्री क्या था समझ में ही नहीं आया। अब आपके रूम में जो टीचर इन्विजिलेट कर रहा है उससे आपने पूछा सर ये ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, अरे भाई मुझे कुछ नहीं पता, अपने आप करो जो करना है। सर अच्छा सर को बुलवा दो, मैम को बुलवा दो, अरे भाई बस तुम्हें जो आता है कर लो, हम किसी को नहीं बुलवा रहे। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ ही होता है। तो चाहे वो कहे ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, चाहे कहे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, दोनों ही बार आपको सेम आंसर डेराइव करके दिखाना है। तो बस in this equation maximum power of x is 2 and that of y is 1, so they would represent a parabola, hence path of a projectile is parabolic in nature. ठीक है, ओके। अब इसके बाद प्रोजेक्टाइल जब यहाँ से यहाँ गया तो उसने O से चलना शुरू करा था, P तक पहुँच गया है। तो O से P तक की जो दूरी होती है उसको हम रेंज बोलते हैं, R से दिखा दिया जाता है इसको। मैक्सिमम वो कितना ऊपर जा रहा है, मैक्सिमम हाइट अटेंड हो गई। और O से P तक उसे टाइम कितना लग रहा है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है।
तो ये पूछे जाते हैं भैया आर बताओ कितना आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ कितना आएगा, मैक्सिमम हाइट कितना आएगा। तो TOP को अगर मैं सिंपली T लिख दूं तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। ये ऊपर वाला T नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऊपर तो हमने इसके पाथ के किसी एक जनरल पॉइंट तक पहुंचने का टाइम लिया था x, y। अब ये x, y कहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये अलग बात है कि x और y की वैल्यू हर जगह अलग अलग होगी। रेंज r हो गई, मैक्सिमम हाइट h हो गई, तो हमें ये निकालनी है। तो अब हम सबसे पहले इन्हीं की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट पहले, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अपने पास एक प्रोजेक्टाइल है, वो प्रोजेक्टाइल यहाँ से चला और यहाँ आ गया। तो ये जो पॉइंट है बच्चों, ये 0,0 होगा। और अगर यहाँ पर r डिस्टेंस पहुँचा है ये, तो ये r,0 होगा, अगर ये दूरी r मान ली जाए तो। रेंज r से दिखाते हैं ना, तो r हो गया, रेडियस नहीं है वो r, रेंज है। रेंज कितनी दूर नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका तो वो कितनी दूर जा करके गिरा, उसी को तो मेजर करके मेडल दे रहे हैं हम उसे, वही उसकी रेंज है। बस कितना ऊंचा फेंका इससे कोई मतलब नहीं है। तो वहीं पर अगर हाई जंप हो रही है तो वो कितना दूर जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो कितनी ऊंची बार के ऊपर से कूद पा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। तो वहां पे मैक्सिमम हाइट का फैक्टर है। ठीक है। तो अगर मुझे इस केस में पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, तो हम सिंपली कह देते हैं x2 माइनस x1। तो ये मेरा x1 हो जाएगा और ये मेरा y1 हो जाएगा, ये मेरा x2 हो जाएगा, ये मेरा y2 हो जाएगा। तो ये 0 माइनस 0 सॉरी r माइनस 0 हो गया, विच इज़ इक्वल टू r। और अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस पूछा जाए तो वो y2 माइनस y1 हो जाता है। तो वो 0 माइनस 0 यानी कि 0 ही हो गया। यानी कि अगर मैं O से लेकर के P तक की बात कर रहा हूँ तो मेरे प्रोजेक्टाइल का x एक्सिस के अलोंग तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जो कि लॉजिकली भी समझ में आने वाली बात है। फुटबॉल रखी थी ग्राउंड पे, मैंने लात मारी, वो हवा में उछल के गई और फिर ज़मीन पर आ गई है। तो वो बॉल शुरू में भी ज़मीन पर थी, फाइनली भी ज़मीन पर है। वाई एक्सिस बताता है ज़मीन से कितना ऊपर, तो है ही नहीं ज़मीन से ऊपर, पहले भी नहीं थी अब भी नहीं है, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट 0 है। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा जो हमने पहले लिया था। मैं एक बार यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको। हमने ये कहा था इसको u वेलोसिटी से फेंका गया है, थीटा एंगल पे फेंका गया है। तो अगर मुझे यू एक्स पूछा जाएगा तो वो यू कॉस थीटा है, यू वाई पूछा जाएगा तो यू साइन थीटा है, ए एक्स पूछा जाएगा तो वो हमेशा 0 लेना है, ए वाई पूछा जाएगा तो वो माइनस जी लेना है, क्योंकि जी डाउनवर्ड है। और टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम फ्रॉम ओ टू पी, वो हमने मान लिया है टी है। तो ये वाले पैरामीटर से हम काम कर लेते हैं, एस वाई से। तो हमें इक्वेशन हमने प्रूव की थी, एस वाई बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। तो एस वाई तो 0 है, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा है इंटू टी, प्लस हाफ ऑफ ए वाई के बदले माइनस जी आ गया इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 इक्वल टू टी कॉमन निकाल दीजिए, तो यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई 2 ये रह जाएगा। अब इन दो टर्म का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। दो टर्म का प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब उनमें से एक चीज़ 0 हो। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 तभी आ सकता है। अब
ओ से लेके पी तक जाने का टाइम तो ज़ीरो है नहीं, तो टी कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि हम कह रहे हैं टी ओ पी है भाई, वो तो ओ से पी तक जाने का टाइम है, ये तो ज़ीरो है नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि u साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू इक्वल्स टू ज़ीरो। और यहाँ से मेरे पास क्या रिज़ल्ट आ गया, मेरे पास आ गया जी टी बाई टू इक्वल टू यू साइन थीटा। दैट मीन्स t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो ऊपर वाले डायग्राम को ही हम फॉलो करेंगे। रेंज निकालने के लिए हमने यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका था, यहाँ आ गया था, इसको हमने रेंज कहा था। और ऊपर मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि इसमें एस एक्स की वैल्यू आर है, तो एस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब एस एक्स की जगह तो आर आ गया, यू एक्स की जगह आ जाएगा यू कॉस थीटा, और टी की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, क्योंकि हम ओ से लेकर के पी तक का टाइम ले रहे हैं, वो टोटल टाइम है। तो वो हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स, मैंने बताया था ज़ीरो ही होता है, तो ये वाला टर्म तो ज़ीरो ही हो जाएगा मेरा, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ठीक है जी, इसको नहीं लिखते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। और ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा जा रहा है, इसको हम बोलते हैं साइन 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हमारी रेंज आ गई। अब अगर हमें रेंज ज़्यादा रखनी है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि रेंज इज मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1। रेंज मैक्सिमम तभी हो सकती है क्योंकि साइन थीटा की, साइन का जो कैलकुलेशन है, साइन के अगर हम टेबल बनाएं किसी भी एंगल के लिए, तो वो 1 के ऊपर कभी नहीं जाता। फॉर वट एवर बी दी वैल्यू ऑफ एंगल, थीटा हो, 2 थीटा हो, 10 थीटा हो, 100 थीटा हो, 1000 थीटा हो, वो 1 के ऊपर कभी नहीं जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि साइन 91 होता है, तो 1 के बदले साइन 90 रख दिया हमने। इससे आ गया कि 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, यानी कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होनी चाहिए। तो अगर प्रोजेक्टाइल 45 पे फेंका जाएगा तो वो फार्थेस्ट डिस्टेंस पर लैंड करेगा। ठीक है, ओके। तो अगर आप एक लॉन्ग जंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ऐसी ट्रेनिंग करनी चाहिए कि आपका जब जंप हो तो वो 45 डिग्री, तो आप अगर 45 डिग्री पर कूद पाए तो आप सबसे ज़्यादा दूर कूद पाएंगे। आप अगर कभी खुद ही ट्राई करें ग्राउंड पर जा कर के, तो अगर आप दौड़ के कूदेंगे तो इवन इफ़ यू अटेन द सेम स्पीड एवरी टाइम, आपका रेंज हर बार अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि कभी आपका एंगल 35 हो गया, कभी 40 हो गया, कभी 45 हो गया, कभी 48 हो गया, कभी 52 हो गया, तो वो आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और जो प्रोफेशनल होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, वो इसी की ट्रेनिंग करते हैं कि एक तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड अटेन करें बिफोर दे जंप, और उसके बाद 45 डिग्री पर जंप करना है। उसके अलावा वो बॉडी को भी अपनी हवा में मैनेज करते हैं। दे थ्रो देयर लेग्स फॉरवर्ड, ताकि ज़मीन पर उनका पाँव जहाँ पड़े वहाँ पर उनको अपना रेंज का मार्क मिलेगा। ओके,
अब तीसरी चीज़ हम निकालते हैं, दैट इज मैक्सिमम हाइट। एक चीज़ और है यहाँ पर, रेंज इज सेम फॉर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये भी याद रखना, ये प्रूव करने को भी आता है एंड दिस इज लेफ्ट फॉर यू एज एन एक्सरसाइज। ठीक है, अब तीसरी चीज निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकाली जाएगी? जब आप प्रोजेक्टाइल को फायर करते हैं तो ये जो पॉइंट है ये इस पूरे पाथ का एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो r/2 है, इधर भी r/2 है और ये h है। ठीक है, तो इसे निकालने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका जो कि अनकन्वेंशनल है, जो कि बुक्स में भी नहीं दिया है और शायद ही कोई इसे ऐसे करता होगा, लेकिन आप कर सकते हैं। आपने ऊपर इक्वेशन निकाली थी y = x tan थीटा माइनस हाफ ऑफ gx² अपॉन u² cos स्क्वायर थीटा, ये निकाली थी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r/2, h होंगे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट r,0 होंगे। ये वाला पॉइंट भी इस पाथ पर है, ये वाला पॉइंट भी इस पाथ पर है, ये वाला पॉइंट भी इस पाथ पर है। हम क्या निकालना चाहते हैं? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इन्वॉल्व हो रही है यहाँ, तो मैं इसको x और इसको y मानते हुए इस इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो y की जगह क्या आ जाएगा? h, और x की जगह क्या आ जाएगा? r/2 माइनस हाफ ऑफ g, x की जगह क्या आ जाएगा? r² डिवाइडेड बाई u² cos स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम थोड़ा मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स है इसलिए इस तरीके से इसे कोई नहीं करता है। लेकिन ये टेक्निक यूज़फुल हो सकती है न्यूमेरिकल करते समय, तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको u भी दिया जाता है, थीटा भी दिया जाता है और कभी कभी तो इक्वेशन ही दे दी जाती है। खैर, तो आप इसे ऐसे ना करें, मेरी ये सलाह नहीं है, लेकिन जस्ट मैंने आपको एक टेक्निक और यहाँ पर दे दी है। दिस इज़ नॉट फॉर एग्ज़ाम पर्पज़। एग्ज़ाम पर्पज़ में अगर ये आएगा तो यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होती है और ये इसकी x वेलोसिटी के बराबर ही होगी। यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी को हम vx मान रहे हैं तो ये vx की वैल्यू ux के बराबर ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आप कहते हैं v = u + at। अगर x डायरेक्शन में लगाओगे तो vx = ux + axt और ax की वैल्यू 0 है, यानी कि vx की वैल्यू ux के बराबर ही होगी। तो यहाँ पर इस बात का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और vy कितना होगा? vy यहाँ पर होगा 0, क्योंकि सारी वेलोसिटी तो पैरेलल टू दी x एक्सिस हो गई है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है ही नहीं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूं, v² = u² + 2as और इसको y डायरेक्शन के लिए लिखूं तो vy तो 0 है, uy है u sin थीटा, ay की वैल्यू -g है और sy कितना होगा यहाँ पर? तो sy हो जाएगा h - 0, y2 - y1।
तो यहाँ से चले थे तो ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, और हम कहाँ पहुँच गए हैं, r/2, h पर। हम 0,0 से चलते हुए r/2, h पर आ गए हैं। तो अगर मैं पूछूं x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो r/2 - 0 कर देंगे, और y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो h - 0 कर देंगे। तो मेरे पास एक लाइन में आ गया 0 = u² sin स्क्वायर थीटा -2gh। तो यहाँ से आ जाएगा h बराबर u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारी मैक्सिमम हाइट है। तो प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट भी हमने निकाल दी है। तो अगर मैं ये तीनों फॉर्मूले याद रखता हूँ तो कोई भी क्वेश्चन आराम से, जिसमें कि हमें इक्वेशन ऑफ पाथ, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट निकालनी हो, वो हम कर सकते हैं। जस्ट एज एन एग्जाम्पल फॉर अ प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। कैनन is fired with 100 meter per second at 37 degree. Find its equation of path, range, time of flight and maximum height. ठीक है, तो ये आप सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि sin 37 जो होता है वो 3/5 होता है, cos 37 4/5 होता है, और tan 37 3/4 होता है। अगर आपको इसको याद रखने में दिक्कत होती है तो आप ये याद रख सकते हैं कि अगर हम 37 डिग्री का एक ट्राइंगल बना लें, राइट ट्राइंगल, तो उसमें ये साइड्स अप्रॉक्सीमेटली 3, 4, 5 आ जाती है। या यूँ कहें कि 3, 4, 5 वाला अगर ट्राइंगल बना लिया जाएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, आप जानते होंगे, तो यहाँ पर ये एंगल अगर आप मेज़र करेंगे तो ये लगभग 37 डिग्री का आएगा। तो आप इसकी मदद से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और हिंट ये है कि sin 2 थीटा जो होता है वो 2 sin थीटा cos थीटा होता है। ये हमने ऊपर यूज़ भी किया है और यहाँ पर भी आपको बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। लेट्स सी कितने लोग इसे सही सॉल्व करते हैं। तो आगे की सीरीज़ हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।